एक जो उर्दू में है और एक इंग्लिश में है और तीनों कन्फेशनल रिबेलियस पोम्स हैं और उसी तरह की शायरी मैं करता हूँ। तो all the three poems are a reaction to something that's happened in society, or the poems are a way जिससे मैंने consolation, हिम्मत और reverence derive की है। तो पहली जो poem है in English, I wrote it for the Charsada episode जो हुआ था। You are Charsada, the lotus city of the great Buddha, who offered alms with his eyes. The stupas amidst your streets delineate the lines of his face. You are Charsada. The Gandhara lies amidst your ruins. Dancing girls carved in the stucco of the terracotta of your sepulchred walls. Peacocks prance amidst your fields. You are Charsada. But today, you are none of these. Today, your body, which has been throughout history a war zone, the Romans, the Turks, the Huns, suffers yet another bruise. The turquoise of the Jindi that flows through your heels today turns to crimson red. Its water reek of children's blood. Don't name it martyrdom. Name it for what it is. Murder in cold blood. जो अगली नज़म है वो मैंने सबीन के लिए लिखी थी, उर्दू में है और ये मैंने सबीन की ले जाने की चीज़ों की बात की थी। सुनो, जिसने देखा है अब्रो बहार। सुनो, जिसने देखा है अब्रो बहार को होते हुए कुर्बान। जो लिखता है रंजे कत्ले में ताबनाक। जिसने देखा है सरमस्त होते हुए शाख सारे दोनी। जो लिखता है बादे सबा के हलाक होने के बाद। सुनो, वो लहू में गर्क खुदावंद गाने बहरो जमान हर आए दिन के गम कदे में आते हैं। हाँ, वो नहीं, वो तो मैं ही। गली है जिसके दरीचे में सलीब, जो ना है किसी मसीहे के खून का रंग लिए। गली है जिसके दरीचे में सलीब, जो ना है किसी मसीहे के खून का रंग लिए, ना मसले खुदावंद की उमंग लिए। ये तो वो सलीब है जिसपे सबीन का नाम लिखा है। ये ताज़ा नज़म है जो मैंने कुछ दिन पहले लिखी और ये घर में हम सुनते हैं। हम सब पेट्रियार्कल हाउस होल्ड में पैदा हुए हैं, तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ। मेरे अब्बा, मेरी बहन और मेरी अम्मी को बोलते रहते हैं कि वो तुमने किया ही क्या है और करी क्या सकती है, वो क्या चीज़ है। उन्हीं बड़ी दादाओं पर दादाओं को हम सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे how many women in this room have heard similar stuff? I'm sure most people have. तो ये मैंने उनके लिए नज़म लिखी है। So this is dedicated to all the women. वो जो खुददार कौमों के सुरमाओं की खोखली गैरतमंदी की खातिर अपने शौहर को तलवारें देती आई है, वो औरत है। और तुम कहते हो औरत क्या चीज है? वो जो तपते सूरज तले बेटी दफन होती आई है, वो औरत है। और तुम कहते हो औरत क्या चीज है? वो जो सदियों से सुहाग की आबरू पे सती होती आई है,
वो भी औरत है। और तुम कहते हो औरत क्या चीज है? वो जो मोहब्बत का गुनाह करके काली होती आई है, वो भी औरत है। और तुम कहते हो औरत क्या चीज है? तो सुनो और समझ लो। जो जानना चाहते हो कि औरत क्या चीज है, खून थूकती औरत धात है, चूड़ों की चूड़ नहीं, तुम उसे तोड़ नहीं सकते। अब औरत ना बेटी रहेगी जो दफन हो जाए, ना बीवी रहेगी जो सती हो जाए, ना आशिक रहेगी जो काली हो जाए। वो महज औरत रहेगी, उसे तोड़ नहीं सकते। Back to take the host from the poem. So I think we started at yeah. I think we can read something. Do you want to read something? ओके है कुछ? हाँ बहुत आज let's hear it from Usama. कुछ पुराना ही है, लेकिन मेरा सबसे फेवरेट है। एक राइटर और शायर अगर मोहब्बत करते हैं तो वो उसे किस तरह से हर चीज़ में देखता है और हर चीज़ को उसे जिंदा रखता है। तुम शायर की मोहब्बत हो, हमेशा दिलकश रहोगी तुम शायर की मोहब्बत हो, हमेशा दिलकश रहोगी तुम। कभी रंगों में खेलोगी, कभी फूलों सा महकोगी, कभी रंगों में खेलोगी, कभी फूलों सा महकोगी, कभी अंधेरी राहों पर मोहब्बत का दिया बनकर रास्ता दिखाओगी। कभी खुद से ही रुकोगी, कभी खुद को मनाओगी, कभी बस किसी बेबस दिल की दुआ होगी, कभी बस किसी बेबस दिल की दुआ होगी तुम। कभी खुश्क लरसते हुए होठों पे आओगी, कभी मोहब्बत का आंसू बनकर आंखों में समाओगी, कभी मोहब्बत का आंसू बनकर आंखों में समाओगी, कभी पहली बूंद बनकर जमीन की प्यास बुझाओगी, कभी सपना बनकर किसी का उसे सोने नहीं दोगी, कभी सपना बनकर किसी का उसे सोने नहीं दोगी, कभी सबर बनोगी ऐसा कि रोने नहीं दोगी। कभी सपना बनकर किसी का उसे सोने नहीं दोगी, कभी सपना बनकर किसी का उसे सोने नहीं दोगी, कभी सबर बनोगी ऐसा कि रोने नहीं दोगी, कभी इम्तिहान बनोगी तुम और वफा को आजमाओगी, कभी इम्तिहान बनोगी तुम और वफा को आजमाओगी, कभी हिजर बनकर किसी का उसे बहुत सताओगी। हर रूप में जाना, हर रूप में जाना, हर रूप में जाना मेरी ख्वाहिश रहोगी तुम शायद की मोहब्बत हो, हमेशा दिलकश रहोगी। अच्छा, एक और चीज आज कल के हवाले से, अगर आपको किसी से मिलने जाना हो तो आप सारी रात जिसके इंतजार की कैफियत में गुजारते हैं, आपको शाम को जाना है नेक्स्ट डे, लेकिन रात से आपकी इंतजार की कैफियत में वो शुरू हो जाती है और शाम से पहले जब आपको मिलने जाना है तो आप सो गए, तो ये उसके ऊपर है। शाम तेरा एहसान रहेगा, शाम तेरा एहसान रहेगा, कल वो मेरा मेहमान रहेगा। शाम तेरा एहसान रहेगा, कल वो मेरा मेहमान रहेगा। सारी रात से जागता रहा हूँ, सारी रात से जागता रहा हूँ, घड़ी की सुइयों के साथ भागता रहा हूँ। रात सुबह में ढलती देखी, रात सुबह में ढलती देखी, तारीख कैलेंडर पे बदलती देखी। कितना हसीन सवेरा है आज, सुबह हो गई। कितना हसीन सवेरा है आज, सब कुछ जैसे मेरा है आज। ये खुशबू हवा, ये गुलाबी उजाला,
ये खुशबू हवा, ये गुलाबी उजाला देता है मेरी मोहब्बत का हवाला। अब टाइम गुजारना है। आबाद आबाद दिल का यूं शहर हो जाए, आबाद दिल का यूं शहर हो जाए, जल्दी से बस दोपहर हो जाए। आबाद दिल का यूं शहर हो जाए, जल्दी से बस दोपहर हो जाए। जैसे जैसे धूप जलती थी, जैसे जैसे धूप जलती थी, तेजी से मेरी सांस चलती थी, तेजी से मेरी सांस चलती थी। लम्हों की सदियां गुजर रही थी, लम्हों की सदियां गुजर रही थी, नींद आंखों में उतर रही थी। लम्हों की सदियां गुजर रही थी, नींद आंखों में उतर रही थी। मैं ख्वाबों के सफर पे खो गया, मैं ख्वाबों के सफर पे खो गया। जरा शाम से पहले सो गया, जरा शाम से पहले सो गया। वो इंतजार के दरिया में बहती होगी, वो इंतजार के दरिया में बहती होगी, खुद से वो ये कहती होगी, मोहब्बत की ये डोर थी कच्ची, मोहब्बत की ये डोर थी कच्ची, उसकी नींद थी शायद मुझसे अच्छी। उसकी नींद थी शायद मुझसे अच्छी। चरागे मोहब्बत जला नहीं फिर, चरागे मोहब्बत जला नहीं फिर, वो कभी मुझसे मिला नहीं फिर। चरागे मोहब्बत जला नहीं फिर, वो कभी मुझसे मिला नहीं फिर। ख्वाबों में खोना छोड़ दिया है, ख्वाबों में खोना छोड़ दिया है, अब मैंने सोना छोड़ दिया है। इसके बाद तो मुशायरा हमने करवाई देना चाहिए। तो क्योंकि उसामा ने शायरी का एक ये सिलसिला शुरू कर दिया, मैं एक गजल पढ़ना चाहता हूँ। ये ताज़ा गजल है, अभी कुछ कल था। दिन हो या रात हो, चाहे कुछ भी बात हो, मैं आईने ढूंढता हूँ। दिन हो या रात हो, चाहे कुछ भी बात हो, मैं आईने ढूंढता हूँ। किसी कॉन्फ्रेंस में जाना हो, शायरी पे बात करनी हो, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना हो, शायरी पे बात करनी हो, मैं खोखले तबसरों के बीच आईने ढूंढता हूँ। तुमसे बात करनी हो, दिल का हाल बताना हो, तुमसे बात करनी हो, दिल का हाल बताना हो, सब कहने के बाद भी मैं आईने ढूंढता हूँ। रात फिर ढलती है, मैं कमरे में जाता हूँ। रात फिर ढलती है, मैं कमरे में जाता हूँ, आईने के सामने खड़ा हूँ और आईने ढूंढता हूँ। और ये कुछ वक्त टाइम पहले लिखी थी, तो ये पढ़ लेते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। जुमूदे दिन में धुंधला गई नज़र फिर भी, जुमूदे दिन में धुंधला गई नज़र फिर भी, राह गुज़र पे चश्मो गोज़ हुआ करते हैं। जुमूदे दिन में धुंधला गई नज़र फिर भी, राह गुज़र पे चश्मो गोज़ हुआ करते हैं। वहशते यकरंगी की हमें आदत नहीं, वहशते यकरंगी की हमें आदत नहीं, हर शाम साजो सोज हुआ करते हैं। तंग हो जाए गिरां बादलों की शक्ल फिर भी,
तंग हो जाए गिरा बादलों की शक्ल फिर भी ज़ेरे अर्श ज़र्फ़ व होज़ हुआ करते हैं। खुदा की ज़रूरत असद तुझको नहीं, खुदा की ज़रूरत असद तुझको नहीं, हम आईना सुबह रोज़ हुआ करते हैं। इसके साथ ही हम लिट लैब का इख्तिताम करते हैं और we'll reprise next month with another edition of Lit Lab, and we hope to see you all there. और मुशायरा उधार रहा T2F की तरफ से। और बहुत अच्छी आपने पढ़ी गज़लें एक तरह से। और कल रात में कैफी साहब को पढ़ रहा था तो मुझे ये सुन के उनकी याद आ गई। वो एक जगह पे कहते हैं कि जो बचपन अभी इतना मासूम है वो कल को जवान होगा तो क्या होगा। तो इसी के साथ ही लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट परफॉर्मर डीजे स्वागत काली। आई एम सॉरी। तो स्वागत साहब एक ऐसे पढ़ेंगे कचरा सड़क पे हम क्यों फेंकते हैं उससे, और लेट्स हियर इट फॉर सम। I'll start with my work. My short story telephony is called Life Without a Jam. Jamless lived a lonely, jamless existence. He felt alone at his home, at work, with family, with friends, and especially in a crowd. He just felt alone within and without. One fine day, he found a group of lovely people, and he could connect with them in every aspect. That day, the grass seemed green, the sun sunny, and the flowers prettier than summer had intended them to be. Jamless was happy. He had finally found people he could jam away his life with, till he ceased to exist. So that's what he did. He, along with his lovely group of people, embarked upon a journey, jamming away his days, until one fine day, one of the people in that lovely group of people told Jamless that he was leaving his company because he was inadequate. Jamless tried to make him stay and asked him how he could be adequate for him. To that, the person replied, "You are just not adequate." And let's just build a do on that note. That fine day wasn't fine anymore, and more unfine days followed. It seemed that the god of companionship was just downright pissed at him and would not listen to his pleas. For after that day, one by one, people from that lovely group of people were leaving him, until one poor day in autumn, he realized that he was alone once again. That day, the air was colder, the trees more dead, the sky darker, and the aura eerie and quieter than autumn had intended them to be. Once again, Jamless was left alone in a jamless existence, in an unknown place, embarking upon the journey with the weight of the world on his shoulders. Winter came and the cold north winds made it difficult for him to reach his final abode. And he fought them till there was almost no semblance of life left in him. Finally, the cold north winds had won the battle, as Jamless was now on his knees, and there was nobody with him to lend him a hand and help him on his feet. So he looked up towards the sky and shouted, "Why me, God, why?" And God thundered from up above, "I'll bless thee with adversity, but ye are also blessed with the strength to deal with it." Jamless was quite perplexed to hear that. How can he be blessed with adversity and then also be blessed with the strength to deal with it? So he reasoned and reasoned till it dawned upon him. He was living alone before, carrying the weight of the world all by himself. And he never shared that weight with that lovely group of people. Not even once. He realized that even in solitude, he could have a happy life. All he had to be was adequate for himself, and it did not require
require him to be living a life full of gems, or lots of people, or to be arrogant for someone to be happy. He realized that he had it in him all along to embark upon his journey, all along, and that he had transformed from within without realizing it. For in adversity, transformation is inevitable. Hence, he made a conscious choice to be happy and continued on the journey to his final goal, but with a little more strength in himself, a lot more faith in God, and a happy attitude towards him. This other piece, this is a poem. It's called To My Heart. Dear heart, remember all those times when you thought that this is it, that you will never ever get over this. The wounds will never heal, and you will bleed and bleed from the cracks, till the mountains and hills become a plain. But the cracks closed and the wounds healed, and you kept beating, creating higher mountains and bigger hills. And there never was a plain in sight, so no, although bruised and scarred, yet strong you are. And remember times when you feel caged in the prison made of bones, and you think that freedom is a cold head, then know that as mighty as it is, the ocean is imprisoned by the laws of nature too. Dear heart, when you feel more lost than an octopus in a garage, remember that the veins carry everything to you, for you, fix it, and impart it to all parts of the body. So know that you make things whole, and no matter how lost you are, things will always find you. I'm now going to read, this is Bukowski's poem, Charles Bukowski. This poem is very close to my heart. I read it a couple of days ago, and I could totally relate to this poem. It's called The 12-Hour Shift. The 12-Hour Night. I found myself in middle age, working a 12-hour night, year after year, and somehow there seemed to be no way out. I was drained, empty, and so were my co-workers. We huddled together under the whip, under intolerable conditions, and many of us were fearful of being fired. For there was nothing left for us. Our bodies were warm, our spirits wept. There was a sense of unreality. One becomes so tired, one becomes so dazed that there is confusion and anguish mixed in with the deadliness. I think that too kept some of us working there. I wasted over a decade of 12-hour nights. I can't explain why I remained. Cowardice, probably. Then one night I stood up and said, I am finished. I am leaving this job now. What? Asked my comrades. Do you know what the hell you're doing? Where will you go? Come back. You're crazy. What will you do? I walked down the rows of them, all those faces. I walked down the aisle past rows and rows of them, all the faces looking, he's crazy. Then I was in the elevator, riding down, first floor and out. I walked into the street. I walked along the street. Then I turned and looked at the towering building, 4 stories high. I saw the lights in the windows. I felt the presence of those 3,000 people in there. Then I turned and walked away into the night. And my life was touched by magic, and it still is. So after all the Urdu performers that we had, this was a great fresh start with English poetry, and there was a good deal of metaphorical and symbolic significance in the poems, such as in the poem Jamless. So he wanted to jam, but he ended up being jamless. That is, we're all jamless people here. Moving back to Urdu now, but continuing with the same symbolic significance, one of the greatest Urdu poets, Faiz Ahmad Faiz, his poem Manzar will be read by Suha.
बाम पर सीना महताब खुला आहिस्ता, जिस तरह खोले कोई बंदे का बाप आहिस्ता। हल्का बाम तले सायों का ठहरा हुआ नील की झील में चुपके से तैरा किसी कत्ते का गुलाब। एक पल ठहरा, चला, फूट गया आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, बहुत हल्का, खुनक रंग शराब मेरे शीशे में ढला आहिस्ता। शीशा हो जाम सुराही तेरे हाथों के गुलाब, जिस तरह दूर किसी ख्वाब का नक्श आप ही आप बना और मिटा आहिस्ता। दिल ने दोहराया कोई हर्फे वफा दिल ने दोहराया कोई हर्फे वफा आहिस्ता, तुमने कहा आहिस्ता, चांद ने झुक के कहा और जरा आहिस्ता। That was a brilliant start again with Urdu, and we all want कि हम जो सारे जर्नलिस्ट लोग हैं कोई हमसे छुप के वफा के तो लफ्ज़ दोहरा दे और चांद भी हमारे लिए छुप जाए। So thank you so much for that wonderful poem. Anybody who's interested in a similar poetic register should read also Manzar 1 and 2 by Faiz. There were 3 sets of poems titled Manzar. So we've run out of performers, but we have a lot of time. So this is our last performer. I think you can name चल रहा है exams का महीना है इसलिए लोग नहीं आते। आए गर्मी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन इधर तो इसलिए। So I request people who already performed if you have a second essay or poem, and if anybody who's not signed up but wants to read something, you want to read something? मेरा नाम निर्दोष है और ये टीचर्स में मैं सेकंड टाइम आया हूँ और पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली जो है साइकेट्रिक ट्रेनिंग हूँ और जेकेट्स में जॉब करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो है राइटिंग जो है मेरा पेशेंट में लिखता हूँ उर्दू, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। तो एक गज़ल मैंने लिखी थी 2015 की बात है कि इंडिया में जब गुलाम अली साहब का प्रोग्राम एक होने जा रहा था तो वहाँ पे जो बीजेपी जो पार्टी है उनके जो कुछ प्रॉक्सीज थे उन्होंने उनके जो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स थे उनको प्रेशराइज किया कि एक मुस्लिम आर्टिस्ट को उस्ताद गुलाम अली साहब को वहाँ पे परफॉर्म करने ना दिया जाए। तो एक ख्याल मेरे दिल में आया कि जो हम अमन की बात करते हैं सरहद के इस पार भी उस पार भी, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं दैट कैन लीड टू पीस लाइक आर्ट, एस्थेटिक्स, तो अगर हम उनको ही डाइवर्सिफाई कर दें, उसको ही डिसइंटीग्रेट कर दें तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हम उस टारगेट की तरफ जा सकें। तो उस पर मैंने एक गज़ल लिखी थी जो जिसमें थोड़ी डिक्शन म्यूजिकल डिक्शन है, क्योंकि कुछ राग्स होते हैं उनकी डिक्शन दी जाए, तो मैं उनको भी एक्सप्लेन करके चलूँगा। संगीत की ज़मीन पर कितनी सरहदें तुम लगाओगे, संगीत की ज़मीन पे कितनी सरहदें तुम लगाओगे, रच गए हैं रगों में जो वो नगमे कैसे मिटाओगे। चहचहाती अंदरी, अंदरी बुलबुल को बोलते हैं, चहचहाती अंदरी सरहदों की नहीं पाबंद, चहचहाती अंदरी सरहदों की नहीं पाबंद, कैसे अपनी सरहदों से सारे पंछी उड़ाओगे। जिस धर्म के पेरू हो, पेरू मींस फॉलोअर, जिस धर्म के पेरू हो रात उसमें पूजा है, क्योंकि बीजेपी जो है मोस्टली हिंदू हैं, सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं, तो उस वजह से मैंने उनको पॉइंट आउट किया है कि जिस धर्म के पेरू हो रात उसमें पूजा है, क्योंकि सनातन धर्म में जो राग लाइक म्यूजिक इट्स लाइक वर्शिप, इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। जिस धर्म के पेरू हो राग उसमें पूजा है, सरस्वती माँ के आगे किस मुंह से तुम जाओगे। सरस्वती माँ इज द गॉडेस ऑफ म्यूजिक इन सनातन धर्म। जिस धर्म के पेरू हो राग उसमें पूजा है, सरस्वती माँ के आगे किस मुंह से तुम जाओगे। अब थोड़ी म्यूजिकल रागाज आगे। हेमंत की सुर्ख आंखों में, एमन राग एमन जो अभी खुसरो साहब ने इजाद किया था, जिसमें मिक्स फीलिंग होती हैं लाइक खुशी की भी और गम की भी, और मिडनाइट लेट मिडनाइट में जो है ये गाया जाता है और अर्ली मॉर्निंग में गाया जाता है। एमन की सुर्ख आंखों में दर्द के अब आंसू हैं,
तड़पा रहे हो खुसरो को तो चैन तुम भी ना पाओगे। खुदक रहे हो बहारों में, इट्स लाइक अ सटायर। खुदक रहे हो बहारों में जरा संभलो हो दीवाने, खुदक रहे हो बहारों में जरा संभलो हो दीवाने, खिजा ने आग लगाई तो मल्हार कहाँ से लाओगे, मल्हार जरा इसकी वजह से थैंक यू सर। और मेरे दोस्त को मुझे पहले भी सुना है, बहुत अच्छा लगता है। और we're planning कि हम एक मुशायरा करवाएं we call out the poets. Anybody wants to take the lead from here? तो मैं कुछ पढ़ लूँ। तो जब कम लोग आते हैं तो मैं इश्तिहार चलाता हूँ अपनी शायरी का, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे सुनते और मुझे से जो कमजोर गुजरात में जो एक्चुअली कचरा देखते हैं उनके लिए बहुत रेलेवेंट था। And what I really loved about the essay, and I'm sure everybody will agree कि इसमें academic जो conundrums होते हैं वो नहीं थे, बिल्कुल simplistic और conversational मज़ाहिया अंदाज में ये पढ़ा गया था। और इसको भी सुन के मुझे बदरस बुखारी किया। तो इससे आगे towards also बहुत self aware एक ये performance थी। और इसी सेल्फ अवेयरनेस को कंटिन्यू करते हुए जो हमारी अगली पोएट है, become a regular performance and her poetry is also self-aware. We'll read 2 of her original poems, Life Without a Jam and To My Heart, and she will read a poem by her favorite poet, Charles Bukowski. Asma Halim. बेसिकली मैं कोई राइटर नहीं हूँ, तो पहली दफ़ा यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ आप लोगों के सामने। मैंने 2 पेज बड़ी मुश्किल से लिखे हैं, तो शायद हमारे पास 10 मिनट है, तो मेरे ख्याल से उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरा तो ज़ाती ख्याल है कि हमारे यहाँ चलें ज़ाती ख्याल बात भी करते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग टीवी या आपके जो टीवी चैनल्स हैं वो कितने होंगे, आपके जो टीवी पे आते हैं कितने चैनल आते होंगे? ऐसी कोई आइडिया का सवाल नहीं है, कोई जीमैट करनी है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 50 80+। ओके, तो बिल्कुल यही होगा, मेरा ख्याल है शायद इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन 80-50 होंगे। इनमें से आप जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उनमें से किसी एक साइंस के चैनल का नाम बता सकते हैं? नहीं, वो पाकिस्तानी सॉरी नहीं, हेल्थ की भी अभी मैं देखें, मैं दिव्य नबी की अभी बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त साइंस की बात कर रहा। तो एग्जैक्टली, तो दिस इज माय पॉइंट कि हमारे that is excellent। अब अगर वो दिखा रहे हैं तो I think I really appreciate that वो दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मासेस हैं वो बेचारे यही कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तालीम उनको मिल रही है। और हाँ, मैं साइंस के बारे में ज़रा इसलिए जा रहा था कि हमारे यहाँ मसला ये है कि साइंस के बारे में पहली बात तो है कि कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा बात वो लोग करते हैं जो, अच्छा एक सेकंड में पहले डिस्क्लेमर है, मैं कोई साइंसदान नहीं हूँ, मैंने इंटर की भी, FSC की है, रट्टे लगाए हैं, तो मेरी साइंस की नॉलेज बिल्कुल ही 0 थी और मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा साइंस जानते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो साइंस के बारे में बात करता वो है, अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने हेल्थ टीवी का जिक्र किया, एंड थैंकफुल फॉर दैट। जो साइंस के बारे में बिल्कुल नहीं जानता, जो DNA को डिनाई करता है, जो एवोल्यूशन को डिनाई करता है, जो बिग बैंग थ्योरी को डिनाई करता है, वो सारे साइंस के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसके मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं और हम सारे बैठे सुन भी रहे होते हैं। और बाय द वे, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट साइंस, प्लीज ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एस्ट्रोनॉमी इज साइंस। एस्ट्रोलॉजी अगर आप समझ रहे हैं कि हमने वो सितारा, वो सैयारा, वो भी साइंस है, वो साइंस नहीं। ओके, तो जो
लोग साइंस के बारे में नहीं जानते, वो साइंस की बात करें। एक बंदा है पाकिस्तान में जो कहता है, और चंद लोग और हैं जैसे डॉक्टर परवेज हूड हुए हैं, उनका वाहिद बंदे का कंट्रीब्यूशन है इन तमाम चैनल और इन तमाम जो भी मीडिया है उसके, एक बंदा है जो साइंस के बारे में बात करता है। और ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क की। तो मैं ये चाह रहा था कि चलो कोशिश करते हैं कि इसी को साइंस के बारे में बात करते हैं। साइंस में एक और भी मसला आ जाता है, वो मसला ये आ जाता है कि कल्चरली हम लोग बचपन में और हम लोगों को जिस तरह बड़ा किया गया है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मानते तो आप अचानक एक फीट पीछे हो जाते हैं। आप कहते हैं कि यार थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, हाँ वो सुना तो था लेकिन अच्छा यार लेकिन ये तो थ्योरी है, ये तो गलत भी हो सकती है। एग्जैक्टली थ्योरी है, गलत हो सकती है, लेकिन क्या आप इसमें कमेंट कर सकते हैं? कोई साइंटिस्ट ही ये कह सकता है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन गलत है या बिग बैंग थ्योरी गलत है? तो बहुत से साइंटिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि जी बिग बैंग थ्योरी गलत है, लेकिन वो साइंटिफिकली बहस करते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर खुद भी साइंस को सुनने का हम कहते हैं हाँ ये हो गया, चलो हो गया, व्हाटएवर यार, इससे हमारे क्या ताल्लुक। ऑन द अदर हैंड हम दुनिया के लेटेस्ट तरीन मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल फोन और आप तमाम लोगों के मोबाइल फोन जो है उस पर GPS होता है, और जो GPS है वो रिलेटिविटी, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो GPS की कैलकुलेशन में वो इंक्लूडेड होती है, ठीक है। रिलेटिविटी मैं भी नहीं जानता, लेकिन एक बात है। तो फिर जो हम टीवी देखते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स और रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स, और फिर ये है कि मिसाल के तौर पर बिग बैंग, हम कहते हैं कि बिग बैंग है, बिग बैंग हम इसलिए कहते हैं कि देयर इज माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो हमें नजर आती है, लेकिन हम इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। माइक्रोवेव अवन चल रहा है, बिरयानी गर्म हो रही है, वो सही है। माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये एक बेसिकली मकसद था मेरा यहाँ आने का। मैं कोशिश करूँगा कि हर दफ़ा आप लोगों के सामने अपनी कोई जाहिलाना सी साइंसी बात करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो अच्छा है, नहीं पसंद आए तो सुन लीजिएगा। अब मैं कोशिश करता हूँ, पढ़ने में मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जी अच्छा, मैंने एक मजमून लिखा है, इसका नाम है कुछ नजरें मेरी कमजोर हो गई हैं, बेटा या बेटी कचरा सड़क पर ना फेंको। बड़ी सिंपल सी बात है, कचरा सड़क पे ना फेंको। बचपन में हमने दादी अम्मा को हमेशा कहते सुना, बेटा पानी ज़ाया ना करो। हैं ये क्या बात हुई? हम बच्चे सोचते थे भला पानी भी बचाते हैं, पानी ज़ाया ना करें तो नहाने का मजा ही क्या। यकीनन ये बात भी किसी इल्हामी तौहीमात में से होगी। जैसे चप्पल उल्टी करना मना है, काली बिल्ली के काटे हुए रास्ते पर चलना मना है, इसी तरह पानी बहाना भी मना होगा। बस इन बुजुर्गों की बातें सुनते रहो। अक्सर अम्मा अब्बा भी इस बात पर टोकते, लेकिन उनका ज्यादा जोर बिजली बचाने पर होता। बेटा कमरे से निकले हो तो बल्ब और पंखा बंद कर दो, कल पूरी रात तुम्हारे बाथरूम की लाइट जलती रही, रात को डर लगता है 0 वोल्ट का बल्ब लगा लो, वगैरह वगैरह। और जब एसी आया तो जिंदगी खुशनुमा होने के बजाय और भी अजीरन हो गई। ये एसी किसने चलाया? मौसम देखा है, अभी तक रात को खुनकी हो जाती है, तुम लोगों को कोई एहसास ही नहीं है। और हम टूटते रहते हैं, धीरे धीरे सबको बुरा भला कहते रहते हैं। एसी नहीं चलाना तो खरीदा क्यों था? रात के बीचों बीच मासूम बच्चों के कमरे का एसी बंद कर देना भला कौन सी इंसानियत है? हम अपने नन्हे दिमागों पर जोर दे देकर थक जाते हैं, मगर समझ में नहीं आता कि हमारी बेज़रर हस्ती, हमारी बेज़रर सी हस्ती के पानी बहाने या बिजली का एक बल्ब चलता छोड़ देने से क्या क़यामत आ सकती है। अफसोस कि ये बातें समझ में आते आते बहुत देर हो गई। इतनी देर हो गई कि अब अगर पानी और बिजली बचाना चाहे भी तो नहीं बचा सकते, क्योंकि ये नेमतें तो अब मुयस्सर ही नहीं है, सिवाय उन चंद खुशनसीबों के जो किसी मिनिस्टर या जनरल के पड़ोस में रहते हो।
अब कोई माँ, यानी आजकल कोई माँ बाप अपने बच्चों से कभी तैश में आकर ये अब जब कोई माँ बाप अपने बच्चों से कभी तैश में आकर ये कहते हैं लाइट बंद करो, तो ज्यादातर खुद ही शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। लाइट 4-5 घंटे की सैर के बाद आई होती है। पानी का तो इससे भी बदतर हाल है। बच्चे बेचारे खुद ही मोहल्ले के नल से बाल्टियां, बोतलें, कैन भर भर कर लाते हैं। इस अजीम एहसान तले दबे वालिदैन बोले भी तो क्या बोले। मगर बचपन में हमारे बुजुर्ग ज़ेर लब एक और भी नसीहत करते थे, बेटा कचरा सड़क पर ना फेंको। हमने जाहिर सी बात है ये नसीहत भी सुनी अनसुनी कर दी। आज अपने मुल्क और शहर को देखकर अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है। बिजली और पानी की बहस तो खत्म ही हो गई, मगर हम अभी भी कचरे का कुछ कर सकते हैं। हाल ही में विलायती साइंसदानों ने बहुत ही अफसोस के साथ ये ऐलान साबित फरमाया, अगर हमने फौरन कचरा लापरवाही से फेंकना नहीं छोड़ा, अगर हमने फौरन अभी इसी वक्त कचरा लापरवाही से फेंकना नहीं छोड़ा, तो 2050 तक दुनिया के समंदरों में मछलियों से ज्यादा कचरा तैर रहा होगा। आप और मैं अक्सर इस शहर की बिजली, पानी और गलाजत के मसाइल से दूर भागकर किसी साहिल समंदर पर जाते हैं और खूबसूरत नज़ारों और नील पानी में नहाकर दिल बहलाते हैं। मगर 2050 तक हमारी आइंदा नस्लें इस वाहिद तफरी से भी महरूम हो जाएंगी। गौर करें तो सिर्फ 35 साल रह गए और 35 साल रह गए। आप और मैं भी अगर सेहतमंदाना मशागिल में लगे रहे तो यकीनन उस वक्त जिंदा होंगे और शिद्दत से उस वक्त को कोसेंगे जब हम कचरा फेंकते थे और अपने बच्चों को ये कह के नहीं रोकते थे, बेटा या बेटी कचरा सड़क पे ना फेंको। खुदारा 2050 को अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें, खुद भी कचरा लापरवाही से ना फेंकें और चीख कर, जिस तरह हमें बिजली और पानी के बहाने को रोकते थे, चीख कर अपने बच्चों को डराएं, बेटा या बेटी कचरा सड़क पर ना फेंको। We're going to start with Usama Siddiq, who's going to read some of his Urdu poetry, and I'm really happy कि शाम की शुरुआत उर्दू से हो रही है। सब इंग्लिश में आके पढ़ लेते हैं, पोस्ट कलोनियल हम सब सब्जेक्ट्स हैं। But he will read 2 pieces. One is called Bachpan, which is a rumination on childhood, and the second one is Aakhri Kirdar. And Aakhri Kirdar is about a person's attempt to convince a writer, right? And Aakhri Kirdar का नाम सुनता हूँ तो मुझे खालिद अहमद का प्ले याद आता है, तीन किरदार, जिसमें एक सिमिलर प्रेमिसेस है। तो उसी सिलसिले को लेके हम चलते हैं और उसामा सिद्दीक बचपन बेसिकली बचपन की कुछ मेमोरियाँ होती हैं इंसान के अंदर, जिनको मैंने इसमें डिस्क्राइब किया। जब जेल में वापस कुछ नहीं होता और इस तरह की चीज़ें होंगी। वो बचपन कैसा बचपन था जब जेल में कुछ ना होता था। वो बचपन कैसा बचपन था जब जेल में कुछ ना होता था। बस एक एहसास महरूमी थी, मैं अपने अंदर रोता था। वो बचपन कैसा बचपन था जब जेल में कुछ ना होता था। बस एक एहसास महरूमी थी, मैं अपने अंदर रोता था। हाफ टाइम की घंटी बजती थी, हाफ टाइम की घंटी बजती थी, सब बच्चे पीते खाते थे।
हाफ टाइम की घंटी बजती थी, सब बच्चे पीते खाते थे, सबसे छुपकर कोने में हम चलाते थे। मैं दूर से सबको तकता था, मैं दूर से सबको तकता था और खुद से वादे करता था मुझको भी ऐसे जीना है, ये खुशियां सारी पानी है, मुझको भी ऐसे जीना है, ये खुशियां सारी पानी है। अब जेब में खुशियां रखता हूँ, अब जेब में खुशियां रखता हूँ, वो लम्हे ढूंढता रहता हूँ। मेरे ख्यालों का हर खिलौना टूटा फूटा रहता है, मेरे ख्यालों का हर खिलौना टूटा फूटा रहता है। वो बच्चा आज भी मेरे अंदर रूठा रूठा रहता है, वो बच्चा आज भी मेरे अंदर रूठा रूठा रहता है। हकीकत दुनिया कहती है, हकीकत दुनिया कहती है मुझको माजी से हारना होगा, हकीकत दुनिया कहती है मुझको माजी से हारना होगा। मुझको अगर अब जीना है तो उस बच्चे को मारना होगा, उस बच्चे को मारना होगा। इसके साथ एक और आखिरी लिखा, एक्चुअली मैं जब एक ड्रामा लिख रहा था, उसका नाम था अलबेली, और मैं उस कैरेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा था। तो मेरे बॉस ने बोला कि बस अब आप इसको रोक दो यहीं पे, आप कुछ और काम कर लो। वो कैरेक्टर बहुत मुझे डिस्टर्ब करता था। तो शायद ये मेरी थिंकिंग है कि एक किरदार में आके राइटर को किस तरीके से मोटिवेट किया कि अभी तुमने कुछ भी नहीं किया है, अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। तो उसके ऊपर फिर मोहब्बत बूंद बूंद आंखों से टपक रही थी, मोहब्बत बूंद बूंद आंखों से टपक रही थी। मुझे तुम भूल जाओ ना, कि कब तक याद रखोगे खुद को बर्बाद रखोगे, कि कब तक याद रखोगे खुद को बर्बाद रखोगे। सुनो मसरूफ हो जाओ, सुनो मसरूफ हो जाओ, इस तरह भूल जाओगे कि कब तक काम उठाओगे। तुम्हें भी काम करना है, तुम्हें भी काम करना है कि अपना नाम करना है, उन ख्वाबों को सजाना है जो हमने साथ देखे थे, हाथों में एक दूसरे के हमने हाथ देखे थे। मेरे सर पर मोहब्बत का जुनून सवार इतना था, मेरे सर पर मोहब्बत का जुनून सवार इतना था, तुम्हारी कहानी में बस मेरा किरदार इतना था। सुनो फिर कलम उठा लो तुम, सुनो फिर कलम उठा लो तुम, नए सपने सजा लो तुम, सुनो फिर कलम उठा लो तुम, नए सपने सजा लो तुम। मोहब्बत का तुम्हें जाना अब नया रंग लिखना है, मोहब्बत का तुम्हें जाना अब नया रंग लिखना है। खुशियों के हर लम्हे को अपने संग लिखना है। मोहब्बत के सौदे में अब खसारा नहीं लिखना, मोहब्बत के सौदे में अब खसारा नहीं लिखना। मुझ जैसा कोई किरदार दोबारा नहीं लिखना।